अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ना वो है स्केलर और वेक्टर के बारे में, और ये जो वीडियो है ये तकरीबन थोड़ी सी लंबी होगी, तकरीबन 2 आवर्स की ड्यूरेशन पर ये जो वीडियो है वो शूट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैं स्केलर और वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को A to Z हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर जो हूँ वो करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, अगर आप लोगों ने हमारा जो MD-CAT का सेशन है 2024 का जो स्टार्ट होने वाला है, अगर तो आपने उधर इनरोल होना है तो ये नंबर जो स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो इस पर जो है वो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जो वो आपको अपने MD-CAT 2024 के जो नया हमारा जो ग्रुप बनने वाला है उसमें जो है वो आपको इनरोल कर देंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन जो वो हो जाएगी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं स्केलर और वेक्टर के जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट उसको। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर को। ये जो है हमारा 1 वीडियो शॉर्ट लेक्चर है और इसमें जो है आपको A to Z हर चीज़ को क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्केलर वेक्टर की बात करते हैं तो हम इसको बिल्कुल ही स्टार्ट से लेकर चलेंगे और हर उस चीज़ को पढ़ाया जाएगा जो कि आपके लिए MD-CAT में इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक चीज़ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, क्वान्टिटीज़, ठीक है। क्वान्टिटीज़ से जो है वो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? 2 किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास होती है फिजिकल और जो दूसरी हमारे पास क्वांटिटी होती है वो होती है नॉन फिजिकल, ठीक है। ये 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। अब फिजिकल कौन सी होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वो सारी क्वांटिटीज़ जो कि मेजर्ड हो सकती हैं उनको कहा जाता है फिजिकल, और वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजर नहीं हो सकती उनको कहा जाता है नॉन फिजिकल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजर हो सकती हैं, तो वो हमारे पास है टाइम। हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से मास भी मेजर हो सकता है और इसी तरीके से टेम्परेचर। ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसमें आता है इमोशंस। अब इमोशंस हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आपको बोला है इमोशंस। अब हम इमोशंस को कैसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देखिए, अगर जैसे हमारे पास कोई भी एक लड़का है और उसके अब्बू ने उसको कहा है कि भैया आपने रात के 10 बजे तक जो है ना वो घर आ जाना है, ठीक है। लेकिन वो आया रात के 12 बजे वापस घर। अब क्या हुआ, उसके अब्बू को गुस्सा है, ज़ाहिर सी बात है उस पर गुस्सा आएगा कि भाई ये 2 घंटे लेट है। अब वो जो गुस्सा है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना, जैसे हम फोर्स को तो मेजर कर सकते हैं ना, कितनी न्यूटन की फोर्स है, या फिर हम मास को मेजर कर सकते हैं कितने केजी है, कितना जो है वो ग्राम है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो यहाँ तक होप से आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही हम आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि स्केलर और वेक्टर जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर वेक्टर जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं, तो हम इसी को ही आगे जो है वो फर्दर लेकर चलेंगे। अच्छा, बात करते हैं स्केलर की। स्केलर होता क्या है? कोई भी सिंपल नंबर और मतलब के नंबर और उसके साथ मैग्नीट्यूड कहलाता है हमारे पास स्केलर, ठीक है। कोई भी नंबर और मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे अगर हम पूछे फोर्स कितने न्यूटन की फोर्स, जी 6 न्यूटन की फोर्स, ये 15 न्यूटन की फोर्स, वो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर नंबर और उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें वेक्टर की कि वेक्टर क्या चीज़ है, तो वेक्टर कहते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को, ठीक है। हमारे पास वेक्टर में क्या आता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जी इसकी एग्जांपल भी मैं आपको फोर्स से ही देती हूँ। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक बॉक्स रखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक बच्चे ने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई है। अब ये जो 6 न्यूटन है ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उसको हम डायरेक्शन कहेंगे। यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो और हमें पता हो कि वो किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है या किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? वेक्टर। और अगर
अगर हम स्केलर की जो है वो एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आ जाता है मास, लेंथ या फिर हाइट। अब मास, लेंथ और हाइट की मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दे सकती हूँ कि हम बोल रहे हैं कि भाई एक बच्चा है और उसकी जो है वो 6 फीट जो है ना वो हाइट है, ठीक है। अब वो हाइट हम उसको नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में वो हाइट है, ठीक है। हमें पता है भाई उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि हाइट की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से जैसे लेंथ है, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। भाई एक बॉक्स है हमारे पास और वो जो है वो 10 किलोग्राम का, ठीक है ना, वो बॉक्स है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो बॉक्स किस डायरेक्शन में या वो जिसका मास है वो किस डायरेक्शन में, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको कहा जाता है स्केलर। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको कहा जाता है वेक्टर। अच्छा, इसी स्केलर और वेक्टर में एक और क्वांटिटी भी होती है, ठीक है, शामिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसर्स। उस क्वांटिटी को कहा जाता है टेंसर्स। अब टेंसर्स में क्या होता है, टेंसर में कोई भी नंबर होता है या फिर आप इसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 न्यूटन, 10 kg, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। टेंसर में क्या होता है, एक नंबर होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है ना वो मोर देन 1 होती है। मोर देन 1 जो डायरेक्शन होगी टेंसर्स की होगी, यानी कि कोई भी मैग्नीट्यूड है, कोई भी नंबर है और उसकी डायरेक्शन जो है वो 1 से ज़्यादा है, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है टेंसर्स। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दिया है कि टेंसर्स ये चीज़ होती हैं। अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आ जाती है तो उसको आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्केलर्स की, वापस से स्केलर पर आते हैं। अगर हम स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर एक नंबर है, सिंपल नंबर है, ठीक है ना। स्केलर सिंपल नंबर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है 2 + 3 तो इसका आंसर सिंपल 5 आएगा। ये स्केलर है, ये सब चीज़ें सिंपल है, स्केलर बिल्कुल एक सिंपल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में हम देखेंगे तो अगर हम स्केलर का ही मल्टीप्लाई सॉल्व करें तो 4 × 5 इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर बिल्कुल स्केलर के सिंपल आते हैं। अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर्स में क्या होता है कि वेक्टर्स जो हैं वो भी एक नंबर ही हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। लेकिन साथ में क्या होती है, इनके डायरेक्शंस होती हैं और इनको ऐड और मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं, यानी कि इनके जो है वो कुछ रूल्स होते हैं। स्केलर्स तो सिंपल नंबर्स की तरह होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं, उनको जो है वो हम आगे अभी पढ़ते हैं। अब जो है ना हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो है ना उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोबारा से वेक्टर्स की ही, तो वेक्टर्स हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर होगा हमारे पास वो चीज़, वापस से मैं आपको इसको जो है वो रिवाइज करवा रही हूँ। वेक्टर वो चीज़ होगी हमारे पास जिसका हमारे पास जो है वो कोई भी मैग्नीट्यूड होगा, साथ में कोई भी डायरेक्शन होगी, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मास और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन हो, उसको कहा जाता है वेक्टर। वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर का लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, जैसे हमने लिखना है ए, ठीक है, यूं करके, और फिर ये, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और वापस में हमारे पास आता है इस तरीके से कैप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, इसको कहा जाता है वेक्टर ए। इसको हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, वेक्टर ए करके, ठीक है। अगर यहाँ पे बी होता तो वेक्टर बी, उसको भी मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से एक वेक्टर गिवन है और फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है उसका, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन गिवन है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसी तरीके से वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। अच्छा, अब एक चीज़ होती है हमारे पास कि भैया हम इस चीज़ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो इस वेक्टर की लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इस वेक्टर की, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड और इसके हमारे पास जो ये एरो हेड है, जो ये एक एरो हेड है, इसको हमारे पास कहा जाता है डायरेक्शन। अब जैसे हमारे पास जो है ना वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे पास दो इस तरीके से वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये देखें ए और ये है वेक्टर हमारे पास बी।
ठीक है, ये दो हमारे पास जो है ना वो वेक्टर गिवन है और हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें कि इसका मैग्नीट्यूड बताएं और इसकी डायरेक्शन बताएं। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, जैसे अगर ये 4 का है और ये 5 का है तो वो तो प्लस करके हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि एरो हेड से डायरेक्शन शो होती है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन एक और चीज़ जो आपको समझने की बात है, जैसे हमारे पास जो है ना वो दो कोई भी इस तरीके से वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन ये आप इसको सेम ही देखें, मतलब ये थोड़े से अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन इसको हम वापस से थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अब हम कैसे कहते हैं कि कोई दो वेक्टर इक्वल हैं, हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर इक्वल। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब किसी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साथ साथ उनकी जो है वो डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि जी हम कैसे वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से ऐसे वेक्टर्स होते हैं जब हम कह सकते हैं कि वेक्टर दोनों जो है वो इक्वल हैं, और कैसे हम किसी भी वेक्टर को एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें वेक्टर्स की कुछ टाइप जानना जरूरी है। जैसे कि हमें पता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर कहते हैं किसी भी ऐसे वेक्टर को जो कि डायरेक्शन बताता है, किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, ये देखिए यूनिट वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये है डायरेक्शन का वेक्टर, जैसे मैंने आपको ऊपर पीछे बताया है, पीछे मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया कि इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया वेक्टर ए, ये आ गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वाली जो चीज़ है वो आ गई हमारे पास वेक्टर, और ये आ गया हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अपने जहन में लाजमी जो है वो रखनी है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास हमेशा 1 आएगा, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो है वो एक्सिस गिवन है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने 3D शो नहीं करा है लेकिन ये 3D होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास एक एक्सेस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, और ये वाला जो है वो हमारे पास जेड एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है ना वो 3D इसकी 90 डिग्री एंगल पे होता है, यानी कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है, वाई जेड के, और जेड जो है वो वापस से एक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस तरीके से गिवन होता है। अब क्योंकि हमारे पास जो पेज है वो 2D होता है तो इस वजह से आपको सही से शो नहीं हो सकता, लेकिन इसको आप इमेजिन जो है वो 3D कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास जो है ना इस तरीके से 3 गिवन है, ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भाई इंसान है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा हुआ है और मैंने उसको इस पॉइंट पर पहुँचाना है। अब मैं उसको इस पॉइंट पे कैसे पहुँचाऊंगी, मैं उसको कहूँगी भैया आप थोड़ा सा एक्स की साइड पर आएँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आप एक्स की साइड पर जाएँ और फिर आप जो है वो थोड़ा सा वाई जाएँ, तो वो अपने पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ उसने पहुँचना है, ठीक है। एक इस तरीके से मेथड हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम और क्या कहते हैं, हम और इसके लिए कौन सी टर्म्स यूज करते हैं एक्स वाई जेड के अलावा, तो वो होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, आई जे और के। जैसे कि हमारे पास गिवन है 3i + 4j + 7k, ठीक है। अब इसको हमने किस तरीके से हो गया, एक्स हमारे पास इसमें जो एक्स है ये एक्स हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे होता है आई, यहाँ पे होता है जे, और इधर होता है जेड के साथ के। तो हमारे पास आई क्या हो गया, एक्स क्या हो गया 3 हो गया, और इस तरीके से वाई हो गया 4, और हमारे पास जो जेड है वो हो गया 7, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपको जो है ना सारी बात होप से समझ आ गई होगी। अच्छा, आई जे और के को तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी तरीके से इसको हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर। क्या कह सकते हैं इनको हम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, आई जे और के।
लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, कैप के साथ, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अच्छा, ये होते क्या हैं आपस में, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, ये एक्स वाई और ये जेड, यानी कि आपस में जो है वो सारे 90 डिग्री के एंगल से हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी कि म्यूचुअली 90 डिग्री के एंगल से हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनको और क्या कहा जाता है, इनको और कहा जाता है ऑर्थोगोनल, नॉर्मली ऑर्थोगोनल। इस पॉइंट्स को ना आपने, जो मैं आपको साथ साथ लिखवाती रहती हूँ, याद रखना, इसी में से जो है ना वो एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। नॉर्मली इनको कहा जाता है नॉर्मली ऑर्थोगोनल, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको जो है ना वो समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया एमडी कैट में, हमें ए वेक्टर गिवन है 4i + 7j + 8k, हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसका जो है ना वो यूनिट वेक्टर बताएंगे, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। देखिए, एक चीज़ तो याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी हो, मैग्नीट्यूड उसका हमेशा 1 आएगा। हमसे कहा जा रहा है कि इसका बताएं यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब इसका यूनिट वेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना, ए की डायरेक्शन निकालनी है इज इक्वल टू ए का वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीज़ें निकालनी है ना हम, तभी हम इसको जो है ना फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए का वेक्टर तो यही है जो हमारे पास लिखा हुआ है 4i + 7j + 8k, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, √4 है पहला, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ना मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ मैग्नीट्यूड के लिए, कि अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइनस गिवन होता, ये यहाँ पे माइनस गिवन होता, तो मैग्नीट्यूड के टाइम पर हम प्लस ही लिखेंगे। क्यों, देखिए मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर करके, कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि हमारे पास गिवन है 4 + 4i माइनस का 7j और प्लस का 4k, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे कि हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में आया ये माइनस है, माइनस का 7 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस माइनस, ये माइनस 2 बार है ना, स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ कोई भी साइन हो या फिर यहाँ पर कोई भी अगर नेगेटिव साइन होगा तो हम मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट उसका शॉर्टकट करके क्या करेंगे, जस्ट उसको प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि वो जब स्क्वायर होता है ना तो वो खुद ही से प्लस हो जाता है। तो आप इतना लंबा स्टेप करेंगे, पहले आप उसको स्क्वायर करें और फिर वो आप प्लस करके लिखें, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि जो आप ना डायरेक्ट उसको प्लस करके ही जो है वो लिख लें। जैसे हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरीके से 8 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पहले तो हम ऊपर का लिख लेते हैं 4i + 7j + 8k, ठीक है। अब हम नीचे का लिखेंगे 4 4 16 प्लस 7 के स्क्वायर 49 प्लस 8 के स्क्वायर 64 √, ठीक है। तो इसको हम वापस ऐसे लिखेंगे, क्या आएगा देखें, ये आएगा ए वेक्टर, ए की डायरेक्शन, यानी कि इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर 4i + 7j + 8k, और इसको जब √, करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 16 + 49 + 64 आ जाएगा 129, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ये 129। अब क्वेश्चन नंबर बी मैं आप लोग को दे रही हूँ, ये आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर जो है ना वो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, यानी कि कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है और इसके बाद मुझे आंसर बताना है क्या आया है। मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास यहाँ माइनस होगा तो हम मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपको जो है वो समझा दी है, ठीक है। माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम उसको जो है वो प्लस ही कंसिडर करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हमने पहले तो हमें बोला है कि हमारे पास एक जो है ना, ये देखें, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें a + b, ये मैंने पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन उठाए, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, उसी चीज़ को मैं जो हुआ इसमें आपको फर्दर सॉल्व करके बता दूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है a + b, ठीक है। अब क्या हुआ, a का हमें क्या दिया हुआ है 4i + 3j और प्लस k, और b हमें कैसे गिवन है, b गिवन है हमें 3i माइनस का, ठीक है, साथ हमें दिया है +7 का zj और प्लस माइनस k, ठीक है। अच्छा, z नहीं 2 है, 2j। ये क्वेश्चन जो है ना वो पास्ट पेपर का है, तो इसको आपने लाजमी जो है ना देखना है और इसको खुद से एक बार भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, a + b, तभी तो हम उसका हमें बोला गया भैया हमें इसमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम पहले a + b को सॉल्व करेंगे। a + b जब हमारे पास सॉल्व होगा तो उसका हम जो है वो ना फर्दर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कैसे आए उसको देखते हैं। a + b करेंगे हम सबसे पहले,
ए प्लस बी में क्या होगा, हमारे पास ये ए गिवन है 4i प्लस 3j प्लस के, हो क्या रहा है प्लस किससे, बी से, बी क्या है -3 प्लस 2j -3i प्लस 2j माइनस का के, ठीक है यही है। अब क्या हुआ कि हमने जो है ना इसको प्लस किया। अब जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास प्लस में क्या होता है कि 4 जो है ना वो हो जाएगा, देखो ये प्लस है, ये देखो पहले तो ये प्लस है ना, तो ये प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। देखो एक चीज अपने ध्यान में रखना, शॉर्टकट है ये भी, कि अगर हमारे पास कोई भी दो ब्रैकेट्स गिवन है और बीच में प्लस गिवन है, तो जो हमारे पास बाद वाले ब्रैकेट्स के सारे साइंस होंगे ना वो सेम रहेंगे। और अगर हमारे पास किसी भी दो ब्रैकेट्स के बीच में माइनस गिवन है तो बाद वाला जो भी ब्रैकेट होगा उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, तो इसको हमने ज़्यादा प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज़ को याद रखना। सही, अब इसमें प्लस है यानी कि सब चीज़ें सेम रहेंगी, तो +4 माइनस का 3 जब आपस में होगा यानी कि +4 -3 आंसर आएगा हमारे पास +1, ठीक है ना, +1 ही आंसर आएगा। तो 1 हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आई का कैप, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 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 3 + 2 5j, इस तरीके से प्लस माइनस माइनस, लेकिन हम इसको प्लस ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है, -0k। तो हमारे पास इसका, तो इस चीज़ को तो हम हटा ही देंगे क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही बन जाती है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल हट जाएगी। तो हमारे पास आएगा i का कैप प्लस 5 का j, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल गया, a + b निकल गया। अब इसको फर्दर हमने क्या करना है, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है a + b यानी कि वेक्टर, ये अलग अलग आएगा एरो, ठीक है ना, दोनों पे। अच्छा, और नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या होगा, ये वेक्टर है हमारे पास यानी कि i का कैप प्लस 5, देखिए i का कैप आ गया हमारे पास, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया j, और हमने अंडर रूट में क्या लिखना है, इसी चीज को, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे तो 1 है ना, कुछ भी नहीं है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बना, i कैप प्लस 5j कैप, और क्या आया मैग्नीट्यूड हमारे पास, 1 तो 1 ही होता है, प्लस 5 5 25 यानी अंडर रूट 25 प्लस 1, क्योंकि 1 भी तो है ना यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 26 अंडर रूट i प्लस 5j, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अच्छा, किसी भी पॉइंट, अभी मैं आपको जो नेक्स्ट समझाने वाली हूँ पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें ना, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसी भी पॉइंट या लोकेशन को बताता है कि किसी भी चीज़ की लोकेशन क्या है या उस चीज़ का कोई भी पॉइंट क्या है, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से बताएगा, ठीक है, बिल्कुल जो है ना ओरिजिन से बताएगा कि इस चीज़ का जो है वो क्या डायरेक्शन होगी या फिर क्या उसका जो है ना वो लोकेशन होगी, ठीक है। कैसे, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। बस मैंने आपको अभी फिलहाल डेफिनेशन बताई है अपने ओन वर्ड्स में, ताकि आपको जो याद रहे, क्योंकि एमडी में हमारे पास ज़्यादा डेफिनेशन का काम नहीं होता, जस्ट हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है कि जो चीज़ है वो चीज़ है क्या, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है वाई और साथ हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या बताना है, ओरिजिन से लेकर एंड तक। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ओरिजिन, और ये हमारे पास है वेक्टर ए फॉर एग्जांपल, ठीक है। वेक्टर ए यानी कि किसी भी ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक कोई ऐसा वेक्टर जो किसी भी ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक के वेक्टर को डिफाइन करे या फिर बताए कि उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। और वो इस तरीके से शो होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे आर से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको जो है ना वो होप से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या फ़र्क है। भाई, यूनिट वेक्टर भी तो हमारे पास यही डिफाइन करते हैं ना, किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर भी किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिफाइन करता है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि भाई ये चीज़ है हमारे पास, तो ये किधर कितनी डायरेक्शन है उसकी, कहाँ पर उसका जो है ना वो डायरेक्शन जा रही है। और पोजीशन वेक्टर का भी यही काम है कि वो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन पोजीशन वेक्टर की जो मेन चीज़ है, जो वॉर करने के उसमें है, वो क्या है कि ओरिजिन होता है। वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक लेकर जाता है वेक्टर को, वेक्टर की डायरेक्शन तक, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं
कि हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ठीक है, ये मैं आपको दोनों कंपेयर करवा रही हूँ ताकि आपका जितना भी इसमें कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है, ये पूरा यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे कोई एक वेक्टर है भाई, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और इस वेक्टर को इधर है वेक्टर है, ठीक है ना, और इस वेक्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरो, इतने सारे एरो शो कर रहे हैं, सब यूनिट वेक्टर कहलाएंगे क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये तीनों यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन पोजीशन वेक्टर में क्या फर्क है कि अगर ये तीन एरो हैं तो ये एरो है इधर से स्टार्ट हुआ है ना, ये एरो और यहाँ तक गया है, ये वाला एरो इधर से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ तक गया है, ये वाला एरो इधर से ही स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ तक गया। पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन से लेकर डायरेक्शन तक को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये जी एक जो है ना वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। ठीक है, अगर हमने जो है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा उसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसका हमने फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको मोड भी कह सकते हैं। अगर हमने इस मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, बीच में प्लस ही आएगा, चाहे आपके पास साइन माइनस की ही क्यों ना गिवन हो, लेकिन हमारे पास आएगा क्या, प्लस ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो है वो चलते हैं। अच्छा, अब जो है ना हम बात करते हैं फ्री वेक्टर की, कि फ्री वेक्टर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, कहा जाता है कि किसी भी हमारे पास चीज़ को हमने फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर दिया है, किसी भी चीज़ को उठाकर किसी और जगह पर रख देना, किसी भी चीज़ को उठा के हमने किसी और जगह पर रख दिया, उसको कहा जाता है हमारे पास फ्री वेक्टर। ठीक है, अब इसकी हम अगर एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास कोई भी हम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ से उठा के उसको कहीं भी दूसरी जगह पर रख दिया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। यानी कि फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ठीक है ना, टू अनदर पोजिशन विदाउट जो है ना चेंजिंग या डिस्टर्बिंग डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड। यानी कि हमने ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना हमने उसका डायरेक्शन चेंज किया, जब हमने उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर जो है ना वो रख दिया, उसको क्या कहा जाता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। अब इसको मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर हमारे पास ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन 1, ठीक है, और ये है हमारे पास दूसरा ओरिजिन 2, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर बना है कुछ इस तरीके से, और हमने सिंपल इसको उठा के ना इधर रख दिए, इसी ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन से रख के हमने इसको जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किए, ना हमने इसकी डायरेक्शन बदली ना हमने इसका मैग्नीट्यूड बदला, दोनों चीज़ें सेम है, जस्ट हमने उठा के इसको दूसरी जगह पर रख दिया, इसको कहा जाता है हमारे पास फ्री वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें नेगेटिव वेक्टर की, इनके नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर की बात की जाए तो हमारे पास ऐसे कुछ वेक्टर होंगे, एक वेक्टर इस तरीके से, दूसरा वेक्टर इस तरीके से, ठीक है, क्या कि इनका जो है ना वो मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास सेम होगा और डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट होगी, इसको कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर। यानी कि अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास किसी भी भाई कौन सा वाला ए, देखें जैसे अगर मैंने इसको कह दिया ए और इसको हमने कह दिया ए माइनस, ये उसकी डायरेक्शन चेंज है, ए माइनस कह दिया, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसको ए माइनस क्यों नहीं कहा, या फिर हम किसको ए माइनस और किसको ए करेंगे, हम किसी को भी कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर इसको मैंने बी कंसिडर कर दिया और इसको माइनस बी कंसिडर कर दिया, या फिर मैंने इस तरीके से एक लाइन बनाई और इस तरीके से, और इसको मैंने माइनस बी कंसिडर कर लिया, इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया, किसी को भी कुछ भी कंसिडर किया जाता है। बस कोई भी ऐसे दो वेक्टर जो कि आपस में जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी कि देखिए इसका एरोहेड इधर है, इसका एरोहेड इधर है, ऐसे किसी भी वेक्टर को कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाऊँ, जैसे हमारे पास ना एक बॉक्स है, ठीक है, और ये इसका मिड है, ठीक है, इधर से एक फोर्स लग रही है हमारे पास 10 न्यूटन की, और सेम इधर से एक फोर्स लग रही है हमारे पास कितनी, 10 न्यूटन की फोर्स, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा 0, या फिर इसको हम कह सकते हैं नल। अब नल कैसे कहेंगे, देखिए हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक है माइनस ए, यानी कि एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। अगर हम इसको थोड़ा सा करीब करके देखें, यानी कि पैरेलल करें दोनों को एक दूसरे के, तो ये कुछ इस तरीके से है ना, इधर है और ये इधर है, तो यानी कि एक है ए, एक है माइनस ए और एक है हमारे पास ए, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए ए प्लस और क्या आएगा माइनस का ए, तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 0 यानी कि नल
वेक्टर। अच्छा, इसी तरीके से हम समझते हैं कि जी नल वेक्टर हमने देख लिया कि इस तरीके से इसको हम कहेंगे नल वेक्टर। लेकिन नल वेक्टर होता क्या है? नल वेक्टर जो है हमारे पास, ये नल वेक्टर होता क्या है, इसको हम ना थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कि नल वेक्टर हमारे पास होता क्या है। तो नल वेक्टर क्या होगा हमारे पास, किसी भी हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। कोई भी वेक्टर जिसका, देखिए इसका मैग्नीट्यूड 0 है ना, ये नल वेक्टर है। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 आएगा और उसकी कैसी डायरेक्शन होगी, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी उसकी डायरेक्शन होगी। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब होता है नो फिक्स डायरेक्शन, यानी कि उसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो कहीं भी जो है वो डायरेक्शन अपनी कर सकता है और उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, उसको कहा जाता है नल वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो हमारे पास टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग अब कवर करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। सही है, ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, अब इस टॉपिक में हमारे पास एक स्केलर होगा। ठीक है, यानी कि एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है, वेक्टर से हो रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई किया जा रहा है वेक्टर से। फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करती चलूँ कि स्केलर कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब जब वेक्टर है यानी कि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है और कोई ना कोई उसका मैग्नीट्यूड भी है, यही मतलब हो ना वेक्टर का। यानी कि वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ये दो जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है कि मे बी वेक्टर जो है वो पॉजिटिव हो या मे बी वेक्टर जो है वो नेगेटिव हो। तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव की, कि अगर वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव होगा, वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो क्या होगा। वेक्टर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे हमारे पास, अच्छा ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, जो पॉजिटिव है और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर से ही। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये स्केलर है, ये वेक्टर यानी कि वेक्टर पॉजिटिव है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसको स्केलर कर लेते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव वेक्टर से। अब आगे हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड में और क्या होगा डायरेक्शन में, क्या फ़र्क, क्या चेंजेस आएंगे, इसको अभी हम जो है ना वो अब इसको पढ़ेंगे कि क्या फ़र्क और क्या चेंजेस आएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास जो है वो 4 स्केलर है प्लस, क्योंकि प्लस है ना, प्लस 3 वेक्टर है। ठीक है, 3n, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी लाजमी होता है और हमारे पास डायरेक्शन भी लाजमी होती है, तो हमने लिख दिया प्लस 3n। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो ये बनेगा 12 और कोई भी यूनिट आ जाएगा, जो भी यूनिट हमारे पास आना होगा। ठीक है, यूनिट अभी हमें नहीं पता है तो कोई भी यूनिट आ जाएगा। यानी कि हुआ क्या है कि मैग्नीट्यूड में इजाफा हो गया है, मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। देख सकते हैं आपके मैग्नीट्यूड में जो है वो बढ़ रहा है। और डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव देखते हैं कि हमारे पास स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव वेक्टर से, तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड में क्या चेंजेस आएंगे और सेम एस डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, इसको देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास -4 है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 6n से, तो हमारे पास आंसर आएगा -24n। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ गया, मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया ना, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। एक माइनस है और एक प्लस है, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या चेंजेस आती हैं, सब मैंने आपको उसमें बताया। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। ठीक है, देखिए पिछले वाले टॉपिक में मैंने क्या बताया था, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बता रही हूँ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अब इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे वेक्टर से। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इसमें जो है ना एक हमारे पास बनेगा स्केलर और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे वेक्टर। ठीक है, ये दो किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, जब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और स्केलर बना तो उसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। ये सारी जो भी टर्म्स है ना उनको अपने जहन में लाजमी रखिएगा। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, बना क्या, स्केलर, उसको क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास प्रोडक्ट में वेक्टर आएगा तो उसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट।
जैसे यहाँ पे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई। अब मैं इस बात पे आती हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको फर्दर समझाऊंगी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए जिसकी वजह से हमारे पास स्केलर बना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर हमें मिल रहा है वो स्केलर है। सही है, तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए डॉट बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं जो क्या कॉस कर रहे हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा जो है वो म्यूचुअल एंगल है। थीटा एक म्यूचुअल एंगल है बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अगर हमारे पास एक ए है वेक्टर और दूसरा एक वेक्टर है बी, ये जो एंगल है ना, जो म्यूचुअल एंगल है, जो बी पे भी डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है, इसको कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का ये वाला एलिमेंट ये है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे साथ साथ जो है ना वो कमेंट करती रहिएगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ आप लोग को समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरीके से ना एक न्यूमेरिकल इसका आता है डॉट प्रोडक्ट का, जो कि एमडी गेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो न्यूमेरिकल है क्या, उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा गया है? एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमसे कहा गया है कि भाई हमें ए डॉट बी बताएं। ठीक है, ए डॉट बी बताएं, जिसमें हमारे पास ए क्या है, 301, और हमारे पास बी क्या है, 410। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको मैंने पहले ही बताया था, इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर रोटेशन। इस तरह को लिखने को अगर हम इसमें आई जे और के इंक्लूड कर दें, जैसे 3i ओ जे और 1k, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर पेयर रोटेशन। इसी तरीके से 4i 1j और 0k, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर पेयर रोटेशन। अब हमने क्या करना है, हमसे बोला गया कि हमें इसका ए डॉट बी बताएं। हमें पता है कि ए डॉट बी किस तरीके से निकलेगा। ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए लिखेंगे, इसको हम ऑर्डर पेयर रोटेशन में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर रोटेशन में किस तरीके से बनेगा, 3i प्लस 0j प्लस के, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, फिर हम बीच में लगाएंगे डॉट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4i प्लस j प्लस 0k। ठीक है, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते, मैंने आपको जिस तरह की पहले बताया, तो हम इधर भी जो है वो 1 नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, ए डॉट बी में क्या होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 12, फिर प्लस बीच का साइन प्लस प्लस, फिर इसका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 0 1 से 0 ही होगा, फिर उसके बाद 1 1 और ये 0, फिर ये वापस से 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। ठीक है ना, इसको प्लस करने के बाद क्या आएगा, 12। हमारे पास कोई वो नहीं है तो हम यूनिट लिख देंगे, वैसे जो भी हमारे पास यूनिट होगा तो उसको हम मेंशन कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इस तरीके से कोई भी एमडी गेट में आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है वो फर्दर अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे वीडियो को लेकर चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और तरीके का आपको न्यूमेरिकल समझाती हूँ। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि जी ए डॉट बी जो है वो 0 हो गया। ए डॉट बी हमारे पास जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो वो बना 0। अब हमने ये रीज़न जानना है कि 0 कैसे हुआ, यानी कि ए डॉट बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो 0 आया, क्यों? अब वो 0 क्यों आया, उसके पीछे 3 वजह आते हैं, उन तीनों को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हमारे पास ए जो है, ए अगर हमारे पास 0 हुआ, या मतलब कि नल वेक्टर हुआ, या फिर हमारे पास ये जो बी है, ये बी जो है वो 0 हुआ, ठीक है, यानी कि नल वेक्टर हुआ, या फिर ये जो हमारे पास कॉस थीटा का कंपोनेंट है, ये देखिए, ये जो ए डॉट बी है ये पहले ए पे डिपेंड करता है, फिर ये बी पे डिपेंड करता है, और उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास जो कॉस थीटा है वो 0 हुआ, इन 3 वजूहात की बेस पर ए डॉट बी जो है वो हमारे पास 0 आ सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, अगर हमारे पास जो थीटा है वो कितना हुआ, अब थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 जब होगा जब हमारे पास थीटा का जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री। जब थीटा का एंगल 90 डिग्री होगा तो थीटा हमारे पास 0 होगा। ठीक है ना, ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। अगर थीटा का जो थीटा है वही अगर हमारे पास 0 होगा तो वो 1 बनता है कॉस, और अगर कॉस हमारे पास 90 होगा तो हमारे पास थीटा जो है वो 0 बनता है। ठीक है ना, अच्छा, अब ये जो थीटा है वो क्या है, वापस से वही बात मैं आपको रिपीट करूँगी कि ये एक म्यूचुअल एंगल है। म्यूचुअल एंगल 90, यानी कि कोई इस तरीके से ए है, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी,
ये एक एंगल है इनके बीच में 90 डिग्री, जिसको हम कह रहे हैं ये है थीटा, यानी कि म्यूचुअल एंगल। सही है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और बेसिक टर्म्स को हम सीखते हैं जो कि स्केलर वेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शॉर्ट लेक्चर है और इसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, तो इसमें मैं आपको बहुत मेन चीज़ें जो हमारे पास पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं और जो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास किस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आई जे और जे और के या फिर के और आई, ये क्या है? ये अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना। अच्छा, अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? खुद अपने दिमाग में सोचें कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने आपको इसकी डायग्राम में बता के सिखाई थी कुछ इस तरीके से। ये एक्स होता है यानी कि आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। ठीक है ना। अब ये क्या है आपस में? ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी इसका परपेंडिकुलर है और ये भी इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि कोई भी एंगल जो परपेंडिकुलर हो, यानी कि उसका एंगल 90 आ रहा हो, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 आता है। ठीक है। और अगर हम बात करें पैरेलल की, पैरेलल में क्या होता है? जैसे कि हमारे पास है आई जे या फिर के, इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास जो थीटा है वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये है पैरेलल। ये वाले तो एंगल पैरेलल है ना, ये आई के साथ वाला पैरेलल है, ये जे के साथ वाला पैरेलल है, के साथ वाला जो है वो पैरेलल है। तो इस वजह से हमारे पास जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा में क्या आ गया? 0, क्योंकि कोई भी एंगल नहीं बन रहा। कॉस थीटा में क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 1। यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाई। ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के समझाती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा क्या है? 0 है। ठीक है। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा? आई इज इक्वल्स टू, अब आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, यहाँ पे जैसे हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाला, तो आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। अच्छा, फिर क्या हुआ हमारे पास के कॉस और थीटा हमारे पास से 0, तो 0 को पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बेस पे समझा रही हूँ कि थीटा हमारे पास जो क्या पुट होगा कॉस के साथ, तो हमारा आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि भाई हमें थीटा बताएं, थीटा क्या है, और हमें क्या गिवन है? हमें ए गिवन है। ए क्या गिवन है? 4 1 2, और बी गिवन है। बी क्या गिवन है? हमें 3 0 और 1। ठीक है। हमें क्या बोला है कि भाई इसका थीटा बताएं, यानी कि म्यूचुअल एंगल या फिर टेल टू टेल एंगल। हम इसको टेल टू टेल क्यों कहते हैं? ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है, यूं है ना वेक्टर्स, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है। टेल टू टेल जो एंगल होगा उसको कहा जाता है थीटा, यानी कि म्यूचुअल एंगल। सही है। अब हमने इसमें फाइंड करना है थीटा। अब थीटा फाइंड हम किस तरीके से करेंगे? ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल थोड़ा सा सवाल होता है, इसको थोड़ा ज़्यादा जो है वो सॉल्व करना होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि कैलकुलेटर्स वगैरह जो है वो अलाउड नहीं होते हैं, तो अब जिन यूनिवर्सिटीज़ में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में। बट जैसे कि एनईटी है, सिर्फ एनईटी में आई थिंक सो कि कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो अगर कोई बच्चा एनईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और वो ये वीडियो देख रहा है तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है, वो सिर्फ इसको कैलकुलेटर में पुट करेगा फॉर्मूलाज को और उसका आंसर आ जाएगा। बट अगर वो किसी भी और यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर जो है उसे कैलकुलेटर बगैर यूज़ करे ही जो है वो सारी कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेंगी, और उसके अंदर इतना मतलब होना चाहिए कि उसको आता हो कि किस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो होती है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है कि हमारे पास फॉर्मूला तो हमें पता है कि ए और बी पहले हम निकालेंगे, फिर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमारे पास थीटा जो है वो ऑब्वियसली इसको फॉर्मूला को पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसका जो है वो कोऑर्डिनेट पेयर बनाना है। कैसे? ए जो कि हमारे पास गिवन है 4i प्लस जे प्लस 2k, इसी चीज़ को मैं जो हूँ आई जे के में पुट कर रही हूँ। ठीक है ना। फिर बी इज इक्वल्स टू 3i प्लस ओ जे और प्लस के। ठीक है। फिर हमने क्या किया? ए और बी इज इक्वल्स टू, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ए और बी में क्या होता है कि जो भी ए के कंपोनेंट्स होते हैं वो बी से जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे ये 4i 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जे 0 से, और फिर 2 जो है वो के से। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? 12 प्लस 0 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 यूनिट्स। ठीक है। यूनिट्स हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई भी एक जो है वो स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, तो हम जो है वो इसको डायरेक्ट जो है वो यूनिट्स ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने ए और बी का आंसर तो निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है ए का मैग्नीट्यूड और उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं 4 + 1 + 2 का स्क्वायर। अब ये कैसे आया? ये क्या है? ये हमारे पास जो लिखा है ना मैग्नीट्यूड में, क्या करते हैं जस्ट इसका स्क्वायर करके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसके जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर किया और ऊपर
जो है वो रूट लगा दिया। इसी तरीके से जब बी का निकालेंगे तो बी का किस तरीके से निकलेगा, बी के जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं 3 + 0 + 1 सबका स्क्वायरिंग की और सब पर रूट लगा लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, 4 4 = 16 + 1 1 = 1 होगा + 2 2 = 4 होगा और 3 3 = 9 + 0 + 1। ठीक है, इसको भी अंडर रूट में ले लिया और इसको भी अंडर रूट में ले लिया। इसको जब हम प्लस करेंगे आंसर आएगा 21, इसको करेंगे आएगा आंसर 10। यानी कि अब हमने इस फॉर्मूले को पुट करना है। फॉर्मूले को पुट किस तरीके से करना है कि हमारे पास हमने निकालना क्या, cos थीटा। cos थीटा को पहले साइड में लिख लिया। ठीक है, अब ये जो है ए बी cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा तो आएगा नहीं क्योंकि तो cos थीटा तो हमने निकालना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ गया इस तरीके से। अब हमने क्या किया, a डॉट बी हमने निकाला था, कितना आया था 14 यूनिट्स 14। और क्या किया हमने कि हमारे पास ए कौन सा गिवन है, ये ए का मैग्नीट्यूड है 21 और ये बी का मैग्नीट्यूड है 10, यानी कि हो जाएगा 14 √ 210। ठीक है, अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करके कॉस का इन्वर्स निकालोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, थीटा, कॉस को करोगे इन्वर्स, कॉस इन्वर्स 14 √ 210, यह आ जाएगा हमारे पास सिंपल इसका आंसर। अच्छा, अब आप सबके लिए जो ना मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, हमने भाई a डॉट बी फाइंड करना है, a डॉट बी फाइंड नहीं करना, थीटा फाइंड करना। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। a हमारे पास गिवन है कितना, 4i - 7j + 8k और b हमारे पास गिवन है 2i - 5j + का k। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि आप लोग इस बात में परेशान नहीं होना कि यहाँ पे माइनस लगा है तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे। अगर माइनस लगा है ना, मैग्नीट्यूड पे माइनस हो या प्लस हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड में कोई भी साइन होगा ना, आप उसको प्लस करके लिखोगे। ये चीज़ मैंने आपको इसी वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो है वो बात क्लियर हो गई होगी कि अगर मैग्नीट्यूड में माइनस हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना। अच्छा, इसको आप सॉल्व करें, वीडियो को जो है वो पॉज करें, इसको सॉल्व करें और फिर मुझे जो है ना इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। अच्छा जी, हमने इसका आंसर जो है ना आपने निकाल लिया होगा। वैसे इसका आंसर आ रहा है 51/√3870। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं इसको आपको सही से थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना वो a लिखा हुआ है क्या, 4i + 7j + 8k और b हमारे पास क्या है 2i 5j + k और हमने निकालना है थीटा। ठीक है, थीटा हमने जो है वो निकालना है। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले a डॉट बी निकालेंगे। a डॉट बी निकालेंगे तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और 7 5 से और फिर 8 k से। तो इसका आंसर आएगा 4 2 = 8 + 7 5 = 35 + 8 1 = 8 इज इक्वल टू 51 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या निकालना है, कॉस नहीं, हमने निकालना है क्या, a का मैग्नीट्यूड और फिर b का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अंडर रूट, और इसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर करेंगे 4 4 = 16 7 7 = 49 और 8 8 = 64 और इसका हमारे पास बनेगा 2 2 = 4 + 5 5 = 25 + 1, तो ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्स 129 और ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्स 30। तो इसको हमने लिखना किस तरीके से, 51 √129 और √30। तो इसको जब हम वापस से थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 51/3870। ठीक है, इसको हमने किस तरीके से लिखना है, हमने cos थीटा को इधर पुट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था cos थीटा इधर चला जाएगा, a डॉट बी ऊपर आएगा क्योंकि ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा ना। कहाँ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, a b = ab cos थीटा। तो cos थीटा हमने निकालना है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a b / a डॉट बी / a b। इसको हम फॉर्मूले में पुट कैसे करेंगे, cos थीटा इधर ही रहेगा, cos इन्वर्स हो जाएगा और आ जाएगा फॉर्मूला 51/3870। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको जो है वो हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो हूँ उस पर एक और वीडियो बना के उसको और जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊँगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्शन का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी डॉट प्रोडक्ट के ही आगे से जो है ना ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जैसे इस तरीके से, ठीक है, कोई भी हमारे पास एंगल गिवन है, थीटा निकालना है उसका हमने। ठीक है, अब ये हमारे पास है, इसको हमने ये थीटा है ना, हमने इसको इससे जोड़ दिया। जैसे मैं आपको थोड़ा सा सही से बना के दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास ये एक एंगल है,
ठीक है। अच्छा, इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट से इसको जो है वो जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये भी ए है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास ए जो है ना वो है पैरेलल। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स कॉस थीटा, और इसको हम लिखेंगे ए वाई साइन थीटा। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है ना ये हमारे पास है पैरेलल, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए का प्रोजेक्शन, ये पर हम लिख सकते हैं इसको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन किस पे, बी पे। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, ए का प्रोजेक्शन बी पे, यानी कि ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ऐसे। ठीक है। इसको हम लिखेंगे ए का प्रोजेक्शन बी पर। और अगर हम लिखना चाह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, बी का प्रोजेक्शन ए पर, यानी कि बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, और इस तरीके से इस तरह। ठीक है। इसको हम कहते हैं ए का प्रोजेक्शन बी पर, इसको हम कहेंगे बी का प्रोजेक्शन ए पर। अच्छा, अगर हम बात करें कि प्रोजेक्शन हमारे पास होता क्या है, तो वेक्टर का पार्ट जो दूसरे पर पैरेलल हो। ठीक है। यानी कि एक वेक्टर का पार्ट जो दूसरे पर पैरेलल हो, और साथ ही साथ क्या, या फिर दूसरे की लाइन के अलोंग लाई करता हो, यानी कि उसी के अलोंग जो है वो लाई कर रहा हो, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। या तो ई का बी पर या फिर बी का ए पर प्रोजेक्शन। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से मैं आपको ना इसको थोड़ा सा निकाल के बताती हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से निकलेगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गिवन है हमें हम क्या 4 1 2, और बी हमें गिवन है क्या 6 2 4, 6 + 2 + 4। ठीक है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि ए का प्रोजेक्शन हमें बी पर बताएं, और इसी तरीके से बताएं हमें बी का प्रोजेक्शन ए पर। अच्छा, इस लाजमी नहीं है कि ये दोनों प्रोजेक्शन सेम होंगे, कभी कभी हो जाता है कि ए डॉट बी भी सेम होता है और बी डॉट ए भी सेम आता है, बट लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको निकाल के बताऊंगी ए का प्रोजेक्शन बी पर, और फिर आप मुझे निकाल के बताएंगे बी का प्रोजेक्शन ए पर। ठीक है। ए का प्रोजेक्शन निकालते हैं बी पर, ए डॉट बी इस तरीके से लिखेंगे। अब ए हमारे पास क्या बनेगा, 4i + j + 2k, और हमारे पास बी क्या बनेगा, 6i + 2j + 4k। ठीक है। इस तरीके से बन गया हमारे पास। अब क्या होगा, नीचे हमारे पास आएगा इसी का डबल, यानी 6 6 36 + 2 2 4 + 16। इस तरीके से ही होगा इसका फार्मूला। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -24, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद +2 + 8 √ 56 इज इक्वल्स टू -14 √ 56। ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। किसका आया, ये हमारे पास आया ए का प्रोजेक्शन बी पर। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, बी का प्रोजेक्शन ए पर, बी का प्रोजेक्शन ए पर। वीडियो को पॉज करें, बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालें, और फिर जो है वो मुझे इसको बताएं कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। वीडियो को पॉज कर लें और फिर जो है मुझे इसका आंसर बताएं। अच्छा, तो आपने जो है वो इसका आंसर अब तक कर लिया होगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा -14 √ 21। जिसने सही किया है उनके लिए वेरी गुड, और जिसने सही नहीं किया है वो इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना वो आपको एग्जाम के लिए आसानी होगी, उतने ज़्यादा जो है ना वो आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है डॉट प्रोडक्ट को और स्केलर प्रोडक्ट को, और अब जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे किसको, क्रॉस प्रोडक्ट को, और साथ साथ हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, एक ही चीज़ के लिए दोनों यूज़ होती हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और बना वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और बना क्या हमारे पास, स्केलर। सही है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे एक हो गया टॉर्क R × F। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। और इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, F = Q V × B। ये सिर्फ मैं आपको टर्म्स में एक तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट की ही एग्जाम्पल है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं वो थोड़ी सी मैं आपको समझाती चलूँ कि जैसे हमारे पास A × B एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया A × B हमारे पास एक वेक्टर है जो बना रहा क्या है, AB sin थीटा इज इक्वल, और U का इस तरीके से U डायरेक्शन, यानी कि कई बार U भी होता है फिर N भी यूज़ किया जाता है इसमें, यानी कि बन रहा हमारे पास क्या है, वेक्टर। बन रहा क्या है हमारे पास, वेक्टर। यानी कि उस वेक्टर जो कि वेक्टर एक प्रोड्यूस हो रहा है, वेक्टर के अंदर कोई क्या चीज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। यानी कि एक मैग्नीट्यूड होगा और एक जो है उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ये चीज़ शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है डायरेक्शन को, ये चीज़ शो कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है।
अच्छा, इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा इसको और अगर थोड़ा सा खुला करके समझाऊँ वो कैसे होगा कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए क्रॉस बी, ये भी दो वेक्टर्स हैं। ए क्रॉस बी के नतीजे में हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसको हम कहेंगे वेक्टर सी। ये है वेक्टर्स, ये वेक्टर हमें मिल रहा है ए क्रॉस बी के नतीजे में, या फिर आप इसको कहीं भी बना सकते हैं। ये है वेक्टर सी। इस वेक्टर सी का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये चीज़ डिफाइन करेगी मैग्नीट्यूड को, ये चीज़ डिफाइन करेगी डायरेक्शन को। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये जो यू है, यूनिट वेक्टर भी इसको हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यानी कि जो ऊपर हमारे पास वेक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ समझ आ रही होगी। अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने सुना होगा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बताऊंगी कि इसमें कैसे यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल्स को, और उसके लिए क्या क्या जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बी और यहाँ पे दिया हुआ है ए, यानी कि जब ए मल्टीप्लाई किया जाएगा बी से, ये चीज़ होगी इससे, तो आंसर किस साइड पे पॉइंट करेगा? ये क्वेश्चन आया हमारे पास। हमने क्या करना है इसमें राइट हैंड रूल यूज़ करना है, यानी कि हमने क्या करना है, ऐसे फिंगर्स को रखना है ए की तरफ। ठीक है, यानी जो हमारा ए का पॉइंट है, और हमने लेकर जाना है दूसरी साइड की तरफ। तो क्या हो रहा है, हमारा जो अंगूठा है, जो थंब है, वो आउटसाइड द स्क्रीन या आउटसाइड द प्लेन हम कहेंगे कि एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहेंगे, यानी कि हमने लिखना है कि जी हम जब ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, तो पॉइंटिंग किधर हो रही है? आउटसाइड द स्क्रीन, या फिर हम कह सकते हैं प्लेन। दोनों वर्ड जो है वो यूज़ हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा चेंज तरीके से बताऊं, कैसे कि ये हमारे पास सेम लिखा है बी ए, लेकिन इस टाइम बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, यानी कि ये यूं है और ये यूं जा रहा है, यूं है और ये यूं जा रहा है। जब ये इस साइड पे जाएगा तो थंब किधर है? नीचे की तरफ। थंब किधर हमारे पास आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो नीचे यानी कि इनसाइड, बी में क्या हो रहा है? इनसाइड हो रहा है, और जब ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा तो क्या होगा? आउटसाइड। ये है एक रूल जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड रूल। ठीक है, RHS भी कह सकते हैं। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए के, यानी कि मे बी पॉसिबल कि बराबर हो जाए, बट ज़्यादातर केसेस में ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर नहीं होता है बी मल्टीप्लाई बाय ए के। तो हम इसको क्या कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट, हम कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट डोंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की या फिर डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ओबे करता है क्रॉस कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, यानी कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बात करें तो ऑपोजिट, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करें तो सेम। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों सेम, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा, अब मैं ना एक चीज़ आप लोग को, जैसे मैंने पिछले बताया आपको कि डॉट प्रोडक्ट जीरो किस तरीके से हो सकता है, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास, कॉस प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे पास जीरो हो सकता है। अब अगर हम कॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखें, ए मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको हम कह सकते हैं मॉड, किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के, यानी कि ये डिपेंड करता है ए पर, ये डिपेंड करता है बी पर, और सिंपली ये डिपेंड करता है साइन थीटा पर। अब साइन थीटा पर डिपेंड करता है, इसका तो हमें समझ आ गया कि अगर ए पे डिपेंड करता है, अगर ए ज़ीरो होगा या फिर नल वेक्टर होगा तो ये ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा यानी कि नल वेक्टर होगा तो ये ज़ीरो होगा। बट साइन थीटा ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जब साइन थीटा ज़ीरो होगा? किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में। देखिए, अगर हमारे पास साइन थीटा जो है, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री के, या फिर साइन का जो थीटा है वो बराबर होगा 180 डिग्री के, तब इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आएगा 0। अब ये दोनों सिचुएशन जो है वो होती कैसे, इसको समझते हैं। 0 कब होगा एंगल? जब दोनों पैरेलल होंगे, यानी कि ए भी और बी भी दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि थीटा जो है वो 0 है। और अगर दोनों आपस में ओपोजिट डायरेक्शन पर हैं, एक ए है एक माइनस बी है, दोनों ओपोजिट डायरेक्शन पर हैं, तो एंगल कितना आया हमारे पास? 180। इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा।
यानी कि या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। यही बात हो गई ना, ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई पैरेलल, ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई एंटी पैरेलल। इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम आई जे के कॉम्पोनेंट्स की तौर पे भी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट टी। ये किसके बराबर है 0 के बराबर। क्यों, ये है लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इनका 0। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हैं। क्यों, इनकी डायरेक्शन बनती है कुछ ऐसे आई जे और के, आया है यानी कि कुछ इस तरीके से एंगल है, जे जे यानी कि कुछ इस तरीके से एंगल है, आपस में क्या है पैरेलल। वो यूनिट वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में पैरेलल हैं, लाइक एंगल्स हैं, उनका हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 0। और अगर ये ऑपोजिट है यानी कि आई है, दूसरा हमारे पास क्या है माइनस का है, ये प्लस का है ना, प्लस साइन हम लिखते नहीं है। इसी तरीके से जे है डॉट माइनस का जे, इस तरीके से के है डॉट माइनस का के। ये क्या है, ये भी लाइक ही है, लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट इनका भी 0 है क्योंकि ये है एंटी पैरेलल। होप सो यहाँ तक जो है ना वो आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं और भी चैप्टर्स पर शॉर्ट लेक्चर वीडियोस अपलोड करती रहूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप एक ही वीडियो में जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पूरा एक चैप्टर जो है वो कवर कर लें। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।